हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो दिस इज द थर्ड सेशन जहाँ पे हम जीए एंड ईएसआई के लिए इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज एंड कुछ न्यूज देखेंगे। आज के जो न्यूज एंड एमसीक्यूज देखेंगे दे ऑल आर फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई। ये सेशन आपके अपकमिंग नाबार्ड ग्रेड 8 2022 के फेज वन एंड फेज टू बोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सेशन गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल, ताकि ऐसे ही बहुत सारे जब हम इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके प्रिपरेशन के लिए लाते हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। इफ यू हैव एनी क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम प्रिपरेशन, hello@exambit.com पे आप हमें मेल कर सकते हो और 9205524028 पे भी कॉल कर सकते हो। टू नो मोर अबाउट आवर कोर्सेज exambit.com आप विजिट कर सकते हो। So let us see the first question. National Dairy Research Institute is located at what place? What you need to do is आप just pause the video and try to answer, and आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो या एंड में आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, yes, the answer here is Karnal. Let us see why this news was important. So, Union Agriculture Minister has inaugurated the centenary year celebration of National Dairy Research Institute. So, Narendra Singh Tomar is the Agriculture Minister. So, he has inaugurated the centenary year celebration of National Dairy Research Institute. So, here you can see National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana. So, it is based out of Karnal, Haryana. So guys, before going forward, we have started our NABARD Grade A course on upcoming fresh batch is starting. तो जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, आपको पूरा सिलेबस भी कवरेज होगा स्टार्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट टू ईएसआई। 24/7 मेंटरिंग आपको मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल पीडीएफ्स एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस। ईएसआई के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड एग्रीकल्चर के सारे कॉन्सेप्ट्स पे आपको वेरी शॉर्ट वीडियोस एंड क्रिस्प वीडियोस मिल जाएंगे एंड इंटरव्यू तक का आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आप अभी एनरोल करते हो तो यू कैन गेट फ्लैट 50% ऑफ इन आवर कोर्सेज बाय यूजिंग दिस कोड NAV50। टू नो मोर अबाउट आवर कोर्सेज विजिट exambit.com और 9205524028 पे आप कॉल भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टारगेटेड बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम और पीएम एफएमई स्कीम। ये पूछ रहा है कि पीएम एफएमई स्कीम में इनमें से कौन सा बेनिफिशियरी नहीं है। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। Yes, the answer here is dairy farmers. Dairy farmers are not one of the beneficiaries of PM FME scheme. Now let us see why this was important. Because recently Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises scheme under the Ministry of Food Processing Industries completes 2 years. ठीक है, तो इट वाज लॉन्च इन 2020 29 जून में, तो अभी रिसेंटली इसका 2 years कंप्लीट हुआ, तो दैट मेक्स दिस scheme really important. So PMFM is currently being implemented in 35 states and union territories in the country. It was launched under the आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये भी आपको याद रखना है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर ये लॉन्च हुआ था। टारगेट क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹40,000 फॉर वर्किंग कैपिटल एंड परचेज ऑफ स्मॉल टूल्स फॉर ईच मेंबर ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आप देख रहे हो यहाँ पे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्कीम की डिटेल्स में हम देखते हैं। तो दिस इज योर पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम। इट वाज लॉन्च्ड इन 29 जून ऑफ 2020। अभी इसका 2 years कंप्लीशन हुआ। इट इज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। So it is a centrally sponsored scheme. You need to remember it is a centrally sponsored scheme. What do you understand by centrally sponsored scheme? मतलब इस स्कीम का जो फंडिंग होगा वो बोथ सेंटर एंड स्टेट करेंगे। क्या रेशियो रहता है? 60-40, सेंट्रल गवर्नमेंट का 60%, स्टेट गवर्नमेंट का 40%, 90-10 जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स में स्टेट का कंट्रीब्यूशन है 10%, 90% है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंड 100% इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज विदाउट एनी लेजिस्लेचर्स। यहाँ पे 100% है क्योंकि दे आर सेंटर का डोमेन्स है, तो यहाँ पे 100% बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर जैसे कि दिल्ली है तो उसमें 60-40 होगा। ठीक है, दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एंड
दो स्कीम्स जिसमें बस सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है उसे कहा जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम. So it will run for 5 years, 2020 to 2024. The central government will bear the expenditure for the first year, irrespective of who incurs it. The first year का खर्चा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का था. Later फिर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में इम्प्लीमेंट हुआ. तो आपको ये 5 years भी याद रखना है कि इसका जो years ऑफ ऑपरेशन है 2020 to 2024. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच, ये प्लान भी पीएम एफएमई स्कीम का है. तो एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट का जिम्मेदारी दिया जाएगा. सो प्रोडक्ट का ओनरशिप, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, एवरीथिंग विल बी डन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट. सो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच भी इसी स्कीम के अंडर आता है. सो एक इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावर्ड कमिटी इज एस्टेब्लिश्ड एट द नेशनल लेवल. ये इम्प्लीमेंटेशन देखता है स्कीम का. तो इसमें फोर काइंड्स ऑफ मेंबर्स. चेयरमैन रहते हैं जो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होंगे. वाइस चेयरमैन इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होंगे. ये सारे हम वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन मिनिस्टर्स ओनली. मेंबर सेक्रेटरी होंगे जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है वो मेंबर होंगे. एंड अदर मेंबर्स विल बी देयर. सो ये हो गया आपका इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावर्ड कमिटी. तो चेयरमैन इज मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. यहाँ पे ऐसे करके क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. Then let us see the objectives of this PM formalization of micro food processing scheme. Capacity building of micro food entrepreneurs. जो food entrepreneurs हैं, micro food entrepreneurs हैं, उनका capacity building करना, उनकी business में help करना, business setup में help करना. Technology upgradation of the existing micro food processing enterprises. Enable micro enterprises to avail common services through supporting FPOs, SHGs, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलोंग देयर एंटायर वैल्यू चेन. तो बस माइक्रो एंटरप्राइजेस को हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं करेंगे, उनका जो सप्लाई चेन है वो कैसे स्मूथली चले, इसलिए हम एफपीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी एनेबल करेंगे ताकि उनकी जो सप्लाई चेन है वो स्मूथली चले. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू एनकम्पस existing unorganized micro food processing enterprises to bring them into formally compliant framework. जो अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं और एंटरप्राइजेस हैं उन्हें हम कैसे फॉर्मल लेवल पे लाएं ताकि ये सारा बेनिफिट्स उन्हें भी मिल जाए. तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम एफएमई स्कीम. एंड ऑल्सो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग. ये बस प्रोडक्ट्स रिलीज तक नहीं रहता है, उस प्रोडक्ट का ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग भी ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव में है. ठीक है. तो लेट अस सी नाउ द फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ पीएमएफएमई. चार मेन कंपोनेंट्स हैं, ये हमें याद रखना है चारों के चारों कंपोनेंट्स. सपोर्ट टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये ऑब्जेक्टिव में भी था माइक्रो एंटरप्राइजेस. तो ये सपोर्ट करना है माइक्रो एंटरप्राइजेस. बस ऐसा नहीं कि बस ग्रुप ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस करेंगे, अगर कोई इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है जो फूड प्रोसेसिंग में काम कर रहा है उसे भी सपोर्ट किया जाएगा. ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा जैसे हमने ऑब्जेक्टिव में देखा. स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी किया जाएगा. सपोर्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशंस हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस हो गया, एसएचजीज हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि वो जो सप्लाई चेन और वैल्यू चेन है वो स्मूथली चले. सेटिंग अप अ रोबस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. These are the main four components of PMFME. Now let us see the next question. Indian Institute of Entrepreneurship is located at what place? You need to pause the video and try to answer. Yes, it is in Guwahati. Why? Again, ये न्यूज में था. Indian Institute of Entrepreneurship Guwahati has signed an MOU with IIM Shillong to boost entrepreneurship ecosystem in the north eastern region. ठीक है. तो ये था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड आईएम शिलोंग ने एमओयू साइन किया. तो आपको ये याद रखना है कि ये है गुवाहाटी में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया डिजिटल वीक 2022 दैट वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द जुलाई 4th टू जुलाई 9th? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. इसके रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इंडिया डिजिटल वीक के बारे में. So try to pause the video and try to answer. It is asking the theme. Yes, catalyzing new India's decade. This is the theme of India Digital Week. Now let us see. PM Modi, Prime Minister Modi has inaugurated Digital India Week in Gandhinagar. You need to remember the place as well. Gandhinagar, जो कि हुआ 4th to 9th जुलाई. ठीक है. तो इस साल का थीम क्या है? कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकेट. कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकेट.
तो इसमें आप देख रहे हो कि पीएम हैज लॉन्च्ड अ फ्यू इनिशिएटिव्स, डिजिटल इंडिया भासिनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस, इंडिया स्टैक ग्लोबल, माई स्कीम एंड मेरी पहचान। these are the 5 इनिशिएटिव्स जो पीएम ने लॉन्च किया है। तो ये इनिशिएटिव्स के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या है ये इनिशिएटिव। डिजिटल इंडिया भासिनी, ये है पहला इनिशिएटिव। ये क्या है? दिस विल एनेबल इजी एक्सेस टू द इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज इन इंडियन लैंग्वेजेस। इंटरनेट एंड ऑल द डिजिटल सर्विसेज जो गवर्नमेंट दे रहा है उसे इजी एक्सेस करने के लिए इंडियन लैंग्वेजेस में ये एक पोर्टल है डिजिटल इंडिया भाषण, जो आपको इंडियन लैंग्वेजेस में ये सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी। देन आ जाता है डिजिटल इंडिया जेनेसिस, जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स। So a national deep tech startup platform to discover, support, grow, make successful startups in the tier 2 and tier 3 cities। जो tier 2 and tier 3 cities में deep tech startups हैं उन्हें help किया जाएगा। टोटल आउटले कितना है? 750 crores, 750 crores डिजिटल इंडिया जेनेसिस को दिया गया। ये भी अमाउंट भी, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडिया स्टैक ग्लोबल, ये ग्लोबल रिपोजिटरी है जितने भी गवर्नमेंट का आप देख रहे हो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, लाइक आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन वैक्सीनेशन, जेम पोर्टल, दीक्षा प्लेटफॉर्म, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, ये सबका रिपोजिटरी है ताकि ये ओपन प्लेटफॉर्म पे रहेगा। पीपल कैन यूटिलाइज एंड पीपल कैन गिव देयर रिकमेंडेशंस, अगर कोई फीडबैक है इस पे दे सकते हैं। देन आ गया माई स्कीम, ये सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे गवर्नमेंट स्कीम्स का डिटेल्स मिल जाएगा ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियरी इसमें जुड़ सके। एंड मेरी पहचान है, नेशनल सिंगल साइन ऑन फॉर वन सिटीजन लॉगिन। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है मेरी पहचान। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आप कोई कभी कोई वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो देयर इज एन ऑप्शन कि लॉग इन विथ गूगल। अगर आप साइन अप विथ गूगल साइन अप करते हो गूगल में तो क्या होता है, आपका जो बेसिक डिटेल्स है ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। तो इन द सेम फॉर्मेट मेरी पहचान में क्या होगा, ये सिंगल साइन ऑन होगा आपके आधार से। जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर स्कीम के लिए बेनिफिशियरी बनना चाहते हो, तो ये सपोज हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ इसका बेनिफिट्स आप लेना चाहते हो। तो इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, यू नीड टू साइन अप थ्रू दिस मेरी पहचान पोर्टल, जिससे आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, फिर आपको फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए बार बार आपका डिटेल्स भरना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज मेरी पहचान, नेशनल सिंगल साइन ऑन फॉर वन सिटीजन लॉगिन। So these are the 5 things that have been released in India Digital Week. So this is the next question. Which state has been placed at the top in the recently declared state ranking index for National Food Security Act? ये पूछ रहा है कि स्टेट रैंकिंग जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का कौन सा स्टेट ने टॉप में आया है। You need to pause the video and then answer. Yes, the answer here is Odisha. ठीक है, let us see the ranking. तो उड़ीसा, यूपी एंड आंध्र प्रदेश, दे emerge as the top 3 states among general category states in the first state ranking index of NFSA। तो ये this is the first time this index has been released। ठीक है, फर्स्ट स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो अभी हम देख लेते हैं जनरल कैटेगरी स्टेट्स है ये, इसमें आप देख रहे हो कि टॉप 3 कौन है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। देन आ जाता है यूनियन टेरिटरी में, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, दीज आर द टॉप 3। देन यूनियन टेरिटरीज में आ जाते हैं दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी एंड चंडीगढ़। एंड ये है कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लिस्ट एंड यूनियन टेरिटरी लिस्ट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको टॉप 3 याद रखना है क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, दैट इंक्लूड्स स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एज वेल। तो इसमें टॉप है उड़ीसा, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, थर्ड इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, स्कोर 0.836, ये बस आप टॉप रैंकिंग स्टेट का याद रख लेना। So top is Odisha, second Uttar Pradesh, third is Andhra Pradesh. So the next question is, what is the main objective of Mission Vatsalya scheme run by the Ministry of Women and Child Development? Mission Vatsalya का main objective क्या है? Ministry of Women and Child Development का mission है ये। Pause the video and try to answer. Yes, promoting non-institutional care of children। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, अगर आपने मिशन वात्सल्य के बारे में कुछ भी पढ़ा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि इंस्टीट्यूशनल केयर था या नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर था। दिस इज नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर। लेट अस सी द न्यूज। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इशूज गाइडलाइंस फॉर मिशन वात्सल्य स्कीम। तो गाइडलाइंस क्या क्या है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम मिशन वात्सल्य स्कीम के लिए देख लेते हैं। तो दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इट प्रमोट्स
family based non institutional care of children in difficult circumstances, based on the principle of institutionalizing children as a measure of last resort. मिशन वात्सल्य क्या करता है? फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर ऑफ चिल्ड्रन। अगर जब भी घर में कोई बच्चा होता है तो ये फैमिली बेस्ड केयर उसे मिले, ना कि बाय डिफॉल्ट हम उसे इंस्टीट्यूशनल केयर में डाल दें। इंस्टीट्यूशनल केयर कब डालें? जब ऐसा सिचुएशन हो, लास्ट रिजल्ट में हम उसे फॉलो करें, लेकिन बाकी टाइम्स में हम फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर ऑफ चिल्ड्रन को प्रमोट करें। ये है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन वात्सल्य, तो आपको ये याद रखना है। And it comes under Ministry of Women and Child Development. So these were all the news जो कि बहुत important थे from the month of July. हम आगे भी ये सेशंस कंटिन्यू करेंगे। We'll see lot of questions, lot of news. तो गाइस जैसे मैंने ऑलरेडी बोल लिया है, तो NABARD ग्रेड ए का फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। यू कैन गेट 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ बाय यूजिंग दिस कोड NAP50, एंड टू एनरोल टू आवर कोर्सेस exambit.com पे आप विजिट कर सकते हो। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल, ताकि और भी कितने इंपॉर्टेंट वीडियोस लाएंगे। हर सेक्शंस के लिए बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, hello@exambit.com पे आप मेल कर सकते हो, 9205524028 पे कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।